ये तो हम कर चुके हैं अभी तक। 1853 के 1853 का एक्ट हमने कंप्लीट किया है। टिल 1853 अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। कोई भी डाउट आपने एक बार घर जाके रिवाइज किया हो। हम्म, ठीक है। तो अगर मेजर हम बात करना चाहें कि 1773 में जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग थी वो क्या थी। 1773 के मेजर एक्ट की क्या प्रोविजंस थे। रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग हमारे पास गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल। कोड ऑफ नहीं 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 नहीं। गवर्नर जनरल काउंसिल के हमारे पास 4 मेंबर्स थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 6 थे, वो भी हमें बाद में पता चलता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो बहुत ही ज़्यादा थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी हमारे पास पिट्स एक्ट में बने थे। ये चीज़ थी। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास नंबर ऑफ जजेस 1+3 हैं। ये चीज़ हम कंप्लीट कर गए हैं। 1784 जो हमारे पास अमेंडमेंट था, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे। 1786 जो था, और उससे पहले पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट की क्या इंपॉर्टेंट बात है। को अलग अलग किया गया था, बीओसी और सीओडी को अलग अलग किया गया है। ओके। और बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है उनके नाम पर था। ओके। देन 1786 का जो हमारे पास था अमेंडमेंट, उसमें क्या इंपॉर्टेंट था। रेक्टिफिकेशन भी था, प्लस जो हमारे पास गवर्नर जनरल थे उन्हीं को हमारे पास आर्मी की कमांड भी दे दी गई थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांड भी हमारे पास बनाए गए थे। ओके। 1773 के टाइम पीरियड पे कौन थे गवर्नर जनरल। 1793 के एक्ट में कॉर्नवालिस, गुड वन। तो कॉर्नवालिस 1793 में क्या इंपॉर्टेंट था। वो तो हमारे पास 1773 में भी हम लिखवा चुके हैं आपको। यहाँ पर पावर का कंसोलिडेशन और ज़्यादा हो गया है। और ठीक है, ट्रेड मोनोपोली तो है ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, बट ट्रेड को हमारे पास कहीं ना कहीं ओपन कर दिया था कंपनीज के प्रोविजंस के लिए, कंपनी के मेंबर्स के लिए। और माल अदालत को नलीफाई करने की कोशिश की गई और कर भी दिया एक तरीके से। और 1793। और देखो, ऐसे आप रिवीजन करेंगे ना आपस में बैठ के भी, तो भी आप बहुत जल्दी चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे। ओके। लाइक इसमें डिविडेंड यील्ड आपके पास कितनी थी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इवन इसमें हमारे पास कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड बनाने की बात करी, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो तो हमारे पास 1833 पे पहुंचते हैं, यहाँ पर नहीं है वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे पास जो कंट्री ट्रेड आप बोल रहे हैं, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और 1813 तक मूव किया था। गुड वन। तो नैन 1813 के एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ओके। और ये क्रिश्चियन मिशनरीज बता दिया इन्होंने। हाँ, 1 लाख रुपीज, बिल्कुल। ओके। तो गवर्नर जनरल कौन थे 1813 में। डलहौजी इज द 1853। बेंटिक नहीं। लिख लीजिए, वहाँ पे शायद लिखा नहीं होगा। हास्टिंग, HASTING, हास्टिंग। 1813 टू 1823 तक हमारे पास गवर्नर जनरल रह चुके हैं। ऑल दो ये सारी की सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में कराई जाएंगी, ठीक है। बट स्टिल जो हमें बताया गया है, अच्छा 1793 में हमारे पास आई थिंक 1793 में मैंने आपको कॉर्नवालिस बोला। कॉर्नवालिस नहीं है, जॉन है, सर जॉन, गवर्नर जनरल, ठीक है। जी। 1793। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्राउन रूल। ओके। सो इट इज अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग। हम बात करेंगे आज
1858 से लेकर 1947 तक। मैं इसमें आपको देखो, ऑल दो हमें मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से सिर्फ डेलीगेशंस को पढ़ना होता है, लाइक हमें पेपर्स को पढ़ना होता है। पेपर इज व्हाट, जो भी हमारे पास एक्ट बन चुके हैं। अब हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करके स्टार्ट होने वाला है, रेगुलेटिंग एक्ट की सीरीज खत्म हो चुकी है। अच्छा, जब पहली चीज फॉर्मुलेट हो रही है वो चीज है रेगुलेटिंग, उसके बाद है चार्टर। उसके बाद आपने देखा होगा चार्टर एक्ट हमारे पास फॉर्मुलेट हुए। और 1858 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने स्टार्ट हुए। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने, इसके बाद जितने भी एक्ट हमारे पास आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से आ रहे हैं। गॉट इट। क्योंकि 1853 में हमने कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के ऑफिस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस बोला, और गवर्नर जनरल काउंसिल को कहीं ना कहीं अपना, गवर्नर जनरल काउंसिल को इंडियन काउंसिल बोला। और इसी को हम मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं 1853 के एक्ट में, जो हमारे पास काउंसिल बनकर आती है। इसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है, बहुत जबरदस्त, हर जगह लगभग लगभग पूरा देश हिल के बैठा हुआ है, और ब्रिटिशर्स हर जगह से उखेड़े जा चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि कहाँ पर कौन सा पर्सन ने लीड किया 1857 के रिवोल्ट को। तो इसके लिए भी आपको एक साइड रिवोल्ट और एक साइड वहां का पर्सन का नाम प्लस ईयर, और कब उनकी डेथ हुई ये लिख लोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी ग्राफ को ऐसे बनाना, केस लाइक स्टेट, देख लो बस ऐसे ही। मॉडर्न हिस्ट्री का है बट अगेन क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिख दिया आपने स्टेट, यहाँ लिख दिया आपने लीडर, और यहाँ पर लिख दिया आपने अगेन ब्रिटिश लीडर। अब देखो, लीडर में आप कोई भी स्टेट का नाम डालेंगे, ठीक है। और लीडर यहाँ पर जो मतलब स्टेट में अपना दिल्ली का मान लिया आपने, ठीक है। और लीडर में हमारे पास बख्तार खान जो वहाँ पर लीड कर रहे थे वो हो गया। और इसके बाद जो ब्रिटिशर जिसने दोबारा रीगेन की वो प्रॉपर्टी, उसका भी नाम इंपॉर्टेंट है। पीसीएस इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो ये तरीके से आपको पता होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पर हम बात करें 1858 की। 1858 में हमारे पास क्राउन का रूल डायरेक्ट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है, अब क्राउन डायरेक्ट रूल कर रहा है। अभी तक जो हमने बीओसी, बोर्ड ऑफ काउंसिल, कोड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, वो दोनों यहां से हट चुके हैं। अब दोनों की सत्ता को परिवर्तित कर दिया गया, हटा दिया गया है। इसकी जगह पर एक न्यू स्टेट रखा गया है, एक न्यू पोजीशन रखी गई है, दैट इज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में नहीं है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठा है उनकी पार्लियामेंट में। बट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही वो पर्सन है जो पूरे इंडिया को एडमिनिस्टर कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। पहले क्या था, कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ काउंसिल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स एडमिनिस्टर कर रहे थे। अब एक सिंगल पर्सन है। अब ये जो हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसकी पोस्ट ओरिजिनेट होती है 1858 में, और लॉर्ड स्टैनले वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अगेन इट्स अ फैक्ट, और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। अब ये पोस्ट हमारे पास 1919 तक रेवेन्यू जनरेट करती है फ्रॉम इंडियन काउंटर पार्ट्स। इनकी सैलरी, अच्छा समझो कि समझते हुए चलिए, लंदन में एक बड़े से बड़ा म्यूजियम बनाया हुआ है अब तो, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का हाउस हुआ करता था, वही उसका ऑफिस भी हुआ करता था। वहां पर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सब की सैलरी इंडिया से आती है। और समय के साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काउंसिल है वो बढ़ाया जा रहा है, और जितनी भी सैलरी है अगेन जनरेटेड फ्रॉम द इंडियन काउंटर पार्ट्स। गॉट इट। अब यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जितना भी है आप देख लीजिए। 1858 नहीं लिख पाऊंगा मैं, क्योंकि वो नहीं आता है, आज तक किसी पेपर में नहीं देखा मैंने। 1861 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए इसमें, पहली चीज में लिखा हुआ है कि जितनी भी टेरिटरी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक्वायर करी, वो क्राउन ने अब अपने पास रख ली। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो बोर्ड ऑफ काउंसिल था और साथ में कोड ऑफ डायरेक्टर्स था, उनको हटाया और उनकी जगह पर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बिठाया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पहली चीज लिख लीजिएगा, लॉर्ड स्टैनले वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके। और लास्ट कौन थे जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? जॉर्ज फोर्ड बोला जाता है उन्हें, लिखवा दूंगा मैं अभी। नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है पार्लियामेंट में बैठता है, मैं आपको अभी भी बताया है।
और उसका जितना भी काम धाम है उसके म्यूजियम, आज का म्यूजियम और उसका ऑफिस वहां से स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट वन है हमारे पास कि जो हमारे पास ये पर्सन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए 15 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई गई, जो कि पूरे इंडिया को ध्यान रखेंगे, एक एक चीजों को बारीकी से अध्ययन करेंगे और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उसकी रिपोर्ट देंगे। और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करेगा और पार्लियामेंट इसको पास करेगी, अप्रूव करेगी, और देन इंडिया के लिए बजट बजट पास होगा। गॉट इट। लास्ट वन है हमारे पास है कि ये पहली बार है जब हमारे पास लोकल इंडियन पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होना स्टार्ट हुआ। और 1861 में रिप्रेजेंट किया गया और 1893 में इनडायरेक्ट इलेक्शन किए गए और मॉडलेमेंटल रिफॉर्म्स 1909 में हमारे पास डायरेक्ट इलेक्शन किए गए। गॉट इट। अब 1861 से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, या फिर आपको लिखना है इसमें कुछ, लिखूं मैं? चलो लिख लीजिए आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, थोड़ा स्पीड से बढ़ाइएगा, ठीक है? 1858। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, 1857 के रिवोल्ट के टाइम पीरियड पे कौन थे गवर्नर जनरल? बिल्कुल। सो यहाँ पर भी लिख लीजिए, एट दिस टाइम वाइसरॉय वाज लॉर्ड कैनिंग। तो पॉइंट वाइज लिखिएगा। फर्स्ट इज abolition of East India Company, abolition of East India Company, and powers are transferred, abolition of East India Company and powers are transferred to British Crown. Powers are transferred to British Crown. And the next line लिखिएगा, Governor General became the Viceroy. Governor General became the Viceroy and Governor General became the Viceroy and Lord Canning was the first to be appointee as the first appointee. Lord Canning was the first appointee. Next point लिखिएगा, end of double government, end of double government, end of double government within bracket, that is BOC and COD, BOC and COD, Code of Council and Code of Directors. And new office was established, and new office was established, and new office was established in the name of Secretary of State, within bracket, a British cabinet member, a British cabinet member accountable to Parliament, bracket close, member accountable to Parliament, bracket close, create an advisory council, create an advisory council of 15 members to assist the secretary, to assist the secretary. लिखिएगा स्टार पॉइंट बना के वहां पर, लॉर्ड स्टैनले, STANLEY, Lord Stanley was the first Secretary of State, was first Secretary of State. Next star point बना के, विलियम हेयर, विलियम हैरे बोला जाता है वैसे इन्हें, विलियम
WILLIUM William here, HARE here. Fifth eagle of Litowel. Fifth eagle of Litowel, ये नाम है, ये नाम ही है पूरा इनका, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कि कौन है ये, जैसे जवाहरलाल नेहरू को बोला जाएगा कि चाचा नेहरू, सन ऑफ मोतीलाल नेहरू, काइंड ऑफ थिंग्स, ये उनका एड्रेस है लेकिन उनके नाम के साथ ही जुड़ा जाता है। ओके, दिस इज लास्ट पर्सन, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अगेन इट इज अ बिट इंपॉर्टेंट एक्ट। व्हाई इट इज सो? जब हम बोलते हैं कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ब्रिटिश क्राउन बोलता है कि अब हम रिप्रेजेंट करवाएंगे अपने क्राउन को, या फिर हम बोल सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट को विद द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये पहली बार है कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास हमारी ही पार्लियामेंट में बैठे हैं। ऑल दो वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, बट स्टिल इंडियंस हैं। तो यहाँ पर बड़ी बात आ जाती है। तो फर्स्ट वन इज द बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट्स। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स आर द डिफरेंट थिंग्स। डेमोक्रेटिक जहां पर ज्यादा लोग चुन सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जहां पर कम लोगों को भी दिखाया जाता है। हमारी जो गवर्नमेंट है चुनकर जब आती है इट इज डेमोक्रेटिक, लेकिन जब आपने देखा हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो जो प्रधानमंत्री है वो इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है कि एक एक माइनॉरिटी से हमने एक एक मिनिस्टर्स को पिक किया हो। तो डेट इज द रिप्रेजेंटेटिव। हम वोट करने जा रहे हैं, डेट इज द डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग शब्द हैं, इनके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं। नाउ वॉइसरॉय की जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनको, उसकी काउंसिल को एक्सटेंड किया जा रहा है। अब ये तीन नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि हमारे पास राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेट इज द सर दिनकर राव। ये बहुत बार न्यूमरस टाइम क्वेश्चन पूछा गया है और अभी भी ये एज यूजल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेंबर्स हैं जो कि काउंसिल में ऐड हुए हैं, जिनके हिसाब से ही अब निर्णय लिया जाना है। अगेन मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात है। मेजोरिटी इज इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल, बट इंडियंस आ गए। अब अगर ध्यान दिया जाए तो ये सारे के सारे बहुत ही वेल एजुकेटेड या फिर राजशाही परिवार से आने वाले हैं। इट इज समवट लाइक अ रेप्लिका फॉर द सीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे थे हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सिमिलरली इंडिया में भी अब ये बड़े बड़े लोगों का वर्चस्व है। समय के साथ साथ ये ढीला पड़ता चला जाएगा। ओके, पहली बार आया तो है कोई इंडियन, ये वही बात हो गई यूएनएससी में हम इंडियंस अपनी सीट मांगते हैं कि हमें बस दे दो, बाकी हम खुद संभाल लेंगे, ठीक है। नाउ अब यहां पर हमारे पास क्या है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक्ट था। अब समझो 1773 में जो हमारे पास सबऑर्डिनेट बनाए गए थे, बॉम्बे और मद्रास, उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस दी गई। 1773 में उनसे पावर, लेजिस्लेटिव पावर नहीं छीनी, लेकिन उनके गवर्नर से उनकी पावर छीन ली गई और गवर्नर जनरल के अंडर में उन्हें बिठा दिया गया। 1793 के एक्ट में उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली। 1833 का जो एक्ट था उसके बाद तो ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ही सब कुछ करेगी विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल। तो अल्टीमेट सेंट्रलाइजेशन चल रहा था। 1861 के एक्ट में कहीं ना कहीं इनकी पावर्स को वापस दिया गया और यहीं पर हमारे पास हाई कोर्ट बनाया गया, यहीं पे हमारे पास पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया और यहीं पे हमारे पास कहीं ना कहीं वीटो पावर भी आती है गवर्नर जनरल के पास। तो बेसिकली इन सब चीजों की वजह से 1861 का एक्ट अल्टीमेट पावरफुल और डिसेंट्रलाइज्ड बन जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम, और लॉर्ड कैनिंग को उसका पितामह बोला जाता है, फादर ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम। हाईकोर्ट का एक्ट हमारे पास 1861 में आता है। देन वीटो की पावर हमारे पास 1861 के एक्ट में आती है। आई थिंक यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड पंजाब। Viceroy was make a provision for the convenient transition of the business of the council. It is nothing but the veto power.
and it gave the recognition to the portfolio system. Portfolio system is what? Like एक मिनिस्ट्री को हमारे पास एक मेंबर संभालेगा, इट इज अ पोर्टफोलियो सिस्टम। लाइक प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंडर में पूरा का पूरा कैबिनेट है, और प्राइम मिनिस्टर ना चाहते हुए भी सबका हेड है। बट द थिंग इज, क्या वो हर एरिया में अपना, हर एरिया को अपने आप निगाहों से देख पाएगा? वो अकेला पर्सन सारे के सारे स्पेस को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसने क्या किया, कैबिनेट में अपने मिनिस्टर्स बनाए, हर एक मिनिस्टर को एक डिपार्टमेंट दे दिया, हर एक मिनिस्टर को एक मिनिस्ट्री दे दी, सो डेट कि वो मिनिस्टर उस मिनिस्ट्री का काम बेटर तरीके से करे। अब उसकी रिपोर्ट वो सीधा प्राइम मिनिस्टर को करे। ये चीज थी। यही चीज हमारे पास वॉइस रॉय कैनिंग ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी, नेम ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। ओके, आज तक हमारी पॉलिटी में ये चीज एग्जिस्ट करती है। नाउ, ऑर्डिनेंस। Ordinance could be issued by the Viceroy without the concurrence of the Council during the emergency. और इसका जो टाइम पीरियड है that is of 6 month। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करती है इन आर्टिकल 123 एंड 213। 123 इज फॉर द प्रेसिडेंट एंड 213 इज फॉर द गवर्नर। सबसे ज्यादा बार ऑर्डिनेंस लगाने वाला स्टेट बिहार। गिनी लिम्का गिनीज बुक वर्ल्ड वर्ल्ड बुक रिपोर्ट में भी उसका नाम है। ठीक है, चलो ये हम करेंगे, और जब ऑर्डिनेंस पावर करेंगे तब हम ये भी लिखेंगे फैक्ट सारे। लिखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। द वाइसरॉय कुड नॉमिनेट इंडियंस The Viceroy could nominate Indians as non-official members of his council. The Viceroy could nominate Indians as non-official members of his council. In 1862, Lord Canning, in 1862, Lord Canning, in 1862, Lord Canning nominates, in 1862, Lord Canning nominates 3 members, पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। फर्स्ट वन इज राजा ऑफ बनारस, नेक्स्ट वन महाराजा ऑफ पटियाला, एंड थर्ड वन इज सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। अच्छा, राजा महाराजा महाराजा धीराज, इनके बीच का डिफरेंस पता है? मेडिवल इंडिया में पढ़ो, मेडिवल इंडिया का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। ओके, नेक्स्ट लिखिए, रिस्टोर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे मद्रास। Restore legislative power of Bombay and Madras, initiating decentralization, and granting provision near autonomy, and granting provision, sorry, provision near provinces, granting provinces near autonomy by 1937. By 1937, done. Next लिखिए, established new legislative council for Bengal, established new legislative council for Bengal, northwest frontier, northwest frontier, अफगानिस्तान वाला आज का एरिया, 1886, पंजाब 1897। देखो, इस एक्ट में बोला गया है कि हम न्यू काउंसिल्स बिठाएंगे, लेकिन जो मैंने आपको विद इन ब्रैकेट लिखवाया है ईयर, इस दिन ओरिजिनली, इस ईयर ओरिजिनली बैठी। ठीक है, सो यहाँ नॉर्मली लिखा हुआ है कि कब बैठेंगे, मतलब इस एक्ट में है कि यहाँ बैठेंगे। जो मैंने आपको विद इन ब्रैकेट ईयर लिखवाए हैं तब फॉर्मुलेट हो चुकी है। ओके, तो फॉर्मुलेशन का ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स यार, आपको बार 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 सुबह शाम इनको घोट के पीना है, बात खत्म। डोरेमोन देखते हो? देखा करो, बहुत अच्छा है। वो उनके उसके पास एक ब्रेड होती है, वो कॉफी पे लगाता है, खा जाता है।
फिर पेपर दे के आ जाता है। कुछ ऐसा ही आप लोगों को करना है। ओके, नेक्स्ट लिखिए, इनेबल द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस, enable the viceroy to issue ordinance within bracket valid for 6 months, within bracket valid for 6 months for emergency, for emergency without the consent of council, without the consent of council। डन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसी में, इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम allowing allowing council member to independently manage, council members to independently manage departments। इसी के नीचे लिखिएगा, न्यू हाई कोर्ट एक्ट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस, न्यू हाई कोर्ट एक्ट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस। अभी तक इस देश में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद हमारे पास वेरियस हाई कोर्ट्स भी स्टैब्लिश होती चली जा रही। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ एक्ट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। सो छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट इसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ यहाँ पर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या कि इनडायरेक्ट फॉर्म में फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हो रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया अब तक क्या है कि इंडियंस को बजट में बोलने का अधिकार नहीं, बोलने का तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन ये क्या है कि बजट देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स है वो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, अगर वो करना चाहे तो करेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा, आप इंटेलेक्चुअल हो, आपको लगा ये पॉइंट्स गलत हैं, आपने खड़े होकर बोल दिया। अब ब्रिटिशर्स के ऊपर है कि वो आपको या तो रिप्लाई करना चाहे या ना करना चाहे, तो इट इज दिस एक्ट। तो यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, क्या कि बजट को हम पहली बार डिस्कस कर पा रहे हैं, दूसरी चीज क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, दैट्स ऑल। अच्छा, वाइस रॉय की जो काउंसिल है वो भी हमारे पास एक्सटेंड कर रही है। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज किया जाता है, 10 से 16, आई थिंक 10 से 16 के बीच में हमारे पास काउंसिल को इंक्रीज किया जा रहा है, और ऑन नॉन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उनको 8 से 20 तक इंक्रीज किया जा रहा है। अब पेपर बनाने वाला क्या करता है, इस 8 से 20 को काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें कर देता है, और नॉन परमानेंट मेंबर या प्रोविजनल मेंबर्स की टर्म्स में उनको नंबर्स बदल देता है। आपको लगेगा ये स्टेटमेंट तो पढ़ा है और इसी में है, बट वो ऊपर नीचे कर दिया उसने। ठीक है, और 90% ऐसा होता है। लिखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो 1892, 1892 कौन थे इस टाइम गवर्नर जनरल? आप यहाँ, आप तो लॉ वाले हो, आपको तो पता होगा। कौन? मायो? मायो इससे 10 साल पहले थे जब हमारे पास फर्स्ट टाइम सेंसस हो रहा था, तो वो तो नहीं है। हाँ, मायो आस पास थे, बिल्कुल आपने सही कहा। वो आस पास में थोड़ा, पास चले गए, पास नहीं है। ओके, सो हिंट देते हैं हम आपको, इसमें आपको हिंट से आप एक ही बार में बता देंगे। नहीं यार, डफिन कहाँ, डफिन तब थे जब हमारे पास कांग्रेस का फॉर्मुलेशन हुआ है, कांग्रेस के फॉर्मुलेशन में हुआ है ना डफिन, तो डफिन नहीं है अभी यहाँ। हम 1885 की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो 1892 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हिंट देता हूँ, लेट मी गिव अ हिंट्स। फैक्ट्री एक्ट, सेकंड फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस टेन्योर, इन हिज टेन्योर। चलो, एक और, ये हिंट के बाद तो आप आंसर दे ही देंगे। देहरादून में इनके नाम पर पूरा का पूरा एक कैंटोनमेंट एरिया बना हुआ है। बहुत सारे गढ़वाली गानों में उन कैंटोनमेंट एरिया का जिक्र होता है। लिख लो यार, लॉर्ड लैंसडाउन। उत्तराखंड में है।
देहरादून बोला मैंने? ओके, देहरादून का कैंट तो फिर यही है, इट्स उत्तराखंड। ठीक है। देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग 1892 एक्ट। इनके टाइम पीरियड का जो इम्पोर्टेंट है वो है सेकेंड फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, ये आपको इकोनॉमी में पढ़ाए जाएंगे कि अभी 2020 का एक्ट आया है, तो उस एक्ट की वजह से पुराने एक्ट्स भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट हो गए हैं। देखिए, इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स in center and provisional legislation, in central and provisional legislative councils, in central and provisional legislative council. Okay, important point, star point बना के लिखिएगा। While maintaining an official majority, while maintaining and while maintaining an official majority, इसका मतलब है इंडियंस को इंट्रोड्यूस तो कर रहे हैं, बट इंट्रोड्यूस करने के बाद भी उनके पास पावर नहीं दे रहे हैं। ये सारे इंडियंस एक तरफ, दो ब्रिटिशर्स एक तरफ, ब्रिटिशर्स की बात सुनी जाएगी। इट्स समवट लाइक ज्यूरी। और कभी आपने पढ़ा होगा, आप मॉडर्न हिस्ट्री हुई नहीं है आप लोगों की, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो हमारे पास जूरी, कभी भी इंडियन जज अगर बनता है तो इंडियन जज को के साथ जूरी बैठती है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स होता है तो अकेला भी जजमेंट देने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे। अगेन ये सेम टाइम पीरियड की ही बात चल रही है, 1870s 1880s की ही। ओके, नेक्स्ट लिखिए इसी के अंदर, indirect elections, indirect elections for the nominated members was introduced. Indirect election for the nominated member were introduced, although it was not officially mentioned. Although elections लिखिएगा, although elections are not officially mentioned in the act. लिखिएगा, legislative council gained the power. Legislative council gained the power to discuss budget, to discuss budget and address question and address question to the executives, to the executives। अच्छा, ये कहानी कुछ इसी तरीके से आपको समझाई जाती है कि जैसे वी ऑल नो आर्टिकल 143, व्हाट डज इट से? कभी भी सुप्रीम को, कभी भी हमारे पास प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई बड़ी आपदा आ चली है, कि हम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें लिखी हैं क्या नहीं लिखी हैं, चलो पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट से ही। तो पावर, यही पावर है हमारे पास प्रेसिडेंट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा प्रेसिडेंट, अपना लिफाफा विफाफा लेकर पहुंचा देगा। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो इस चीज के लिए एडवाइस करे या ना करे। गॉट इट? ये चीज समझ में है आपको? लेकिन अगर वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा, या फिर कोई और लॉ का क्वेश्चन आ गया तब भी आपको जवाब देना पड़ेगा। बाकी वो बेयर नहीं है, लाइक उसको जबरदस्ती नहीं कि आपको जवाब देना ही देना है। सिमिलरली इन दिस एक्ट, बजट डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन में ब्रिटिशर्स के पास पावर है कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। गॉट इट? बट हाँ, क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिल चुका है। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्ट। नेक्स्ट लिखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ, सॉरी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1909। सो अब यहां से जो एक्ट बनते हुए चले आते हैं, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज सो? यहां पर हमने पहली बार सेपरेट इलेक्ट्रॉल देखा है। सेपरेट इलेक्ट्रॉल ही वो चीज है जिसकी वजह से भारत के आज तीन चार टुकड़े हुए पड़े हैं। तीन चार की अगर मैं बात करूं तो एक तो हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, यही चीज हो गई। तीसरा जो हमारे पास है म्यांमार। ठीक है, तो यही सेपरेट इलेक्ट्रॉल की वजह से हमारे पास चीजें देखने के लिए मिली। और इस टाइम पे हमारे पास मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है इसे।
यहाँ पर हमारे पास जो है, मिंटो वॉज द गवर्नर जनरल, वॉइस मोरले वॉज द, नहीं, मोरले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, वाइस रॉय और गवर्नर जनरल आर द सेम थिंग। 1858 के बाद से दोनों सेम ही चीज है। तो यहाँ पर देखो, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप इसमें एक लेटर भी पढ़ेंगे। उस लेटर में क्या था कि मिंटो ने मॉडले को बोला कि आप जो एक काम कर रहे हैं इसकी वजह से बहुत रिpercussions आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन उन्हीं के स्टेटमेंट में बोला जाए तो आप एक ड्रैगन के टूथ के साथ खेल रहे हैं जो बड़े आके बहुत डिवास्टिकेटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। लेटर में यही वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये हुआ अभी 1919 में, 1909 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इस चीज को बढ़ाते हुए चले गए। फिर 1919 में मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी सबको कोई सेपरेट इलेक्टोरल्स नहीं मिल रहा है। बट 1927 में जब ये बोलते हैं कि आप, साइमन कमीशन आता है, लॉर्ड ब्रेकनहेड बोलते हैं हमारे पास मोतीलाल नेहरू को कि भैया आप अपनी रिपोर्ट बना के दिखाइए, अगर आप बना ही सकते हैं, तो वहां पर भी वो सेपरेट इलेक्टोरल के खिलाफ चले जाते हैं। फिर अच्छा, इनके बीच में 1916 में जब हमारे पास कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का सेशन बैठता है, तब हमारे पास कांग्रेस मेंबर्स मान लेते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरल होगा। और यहीं से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है सेपरेट इलेक्टोरल की कहानी। फिर हमारे पास 1939 इलेक्शंस होते हैं। वहां पर देखा कि मुस्लिम लीग हार रही है, अब इनको बढ़ाया कैसे जाए। यहाँ के बाद फिर डायरेक्ट एक्शन डे होता है। उसके बाद वो अलग, इसकी बीच में 1939 40 के अप्रॉक्स ही वो डिक्लेयर कर देते हैं कि पाकिस्तान बनेगा, और वो आगे जाके पाकिस्तान हो जाता है। और उसके बाद एक अलग देश फॉर्मुलेट होता है। तो सिर्फ एक छोटी सी कहानी, सेपरेट इलेक्शन, और इसका रिpercussion आपको देखने के मिला दो अलग अलग देश। यही चीज सेम होने वाली थी कम्युनल रिवॉर्स में, लेकिन गांधी जी इस चीज को भाप गए। वरना शायद आज यूपी वाला एरिया दलिस्तान होता, पंजाब वाला एरिया खालिस्तान होता, नीचे हमारे पास तमिलनाडु की जगह तमिलनाडु एज अ स्टेट नहीं, तमिलनाडु एज अ कंट्री होता। ठीक है, तो लाइक बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते, लेकिन इस चीज को बचा दिया। ओके, दोबारा आते हैं यहाँ पे टॉपिक पे। आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि मिंटो वॉज द वाइस रॉय एंड मॉडले वॉज द गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टाइम इलेक्शन इंट्रोड्यूस होते हैं 1919 के एक्ट में। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हमारे पास प्रोविजंस में, प्रोविजंस मतलब स्टेट में मेजोरिटी में आ जाती है। यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की आजादी भी मिलती है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आर लाइक क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन। मैंने आपसे कुछ बोला, आपने मुझसे उसी बात पर क्वेश्चन पूछ लिया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इसी के बाद हमारे पास जो मिंटो है उसको फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है। सही, हाँ, कम्युनल इलेक्ट्रॉल भी बोला जाता है। और मैकडोनल्ड को कम्युनल अवार्ड बोला जाता है, फादर ऑफ। इसके रिप्रेजेंटेशन में हम बात करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंडियन कोई मेंबर यहाँ पर जाकर वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बनता है। उसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एसपी सिन्हा। ओके, लिखा नहीं है यहाँ, बट मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, एसपी सिन्हा। ओके, और भी हमारे पास मेंबर्स होते हैं जहां पर इनकी लॉ काउंसिल को एक्सपेंड किया जाता है। तो ये पांच छह पॉइंट है, ये आप लिखिए। Members increased from 16 to 60. Member increased from 16 to 60, but official majority retained. But official majority retained. Next लिखिए, allow allowed non-official majority members, allow non-official majority members, allow non-official
majority members in provinces. नेक्स्ट लिखिएगा, members could ask supplementary questions. Member could ask supplementary questions and propose budget resolution and propose budget resolutions. ओके, इसी के अंदर एक और सब पार्ट बना के लिखिएगा, सेपरेट बजट वोटिंग इंट्रोड्यूस्ड, सेपरेट बजट वोटिंग इंट्रोड्यूस, एंड मार्क दिस इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट लेवल लिखिएगा, मुस्लिम कुड वोट ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम could vote only for Muslim candidates. And this is known as separate electorate. And Lord Minto came to known as father of communal electorate. Again, mark this important, ये भी पूछा जाएगा आपसे. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा. ओके, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, appointed to the Viceroy Executive Council, SP Sinha, appointed to the Viceroy Executive Council as law member. नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया जा रहा है बहुत ज्यादा तर्ज पे. लिखिए, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर presidency corporations, separate representation for presidency corporations, comma, chamber of commerce, comma, universities, commerce, comma, universities, and zamidars, डन. ओके, सो देखो ये क्या है, ये हमारे पास नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड काइंड ऑफ थिंग्स है. आज के टाइम की बात करें तो राज्यसभा में कोई भी ऐसा नहीं है कि मेंबर को उठा के वहां पर डाल दिया जाए. अगर आप राज्यसभा के फॉर्मुलेशन को बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि वहां पर किसान भी होना चाहिए, वहां पर स्टूडेंट भी होना चाहिए, वहां पर प्रोफेसर भी होना चाहिए, वहां पर बिजनेसमैन भी होना चाहिए. सबके लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया वहां पर दिया हुआ है. कितने मेंबर्स होंगे उनकी भी डिमांड है, 1/12, 1/6, 1/3 की टर्म्स में ऑलरेडी वहां पर गिवन है. तो वही सेम चीज यहां पर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है. मतलब हमारी राज्यसभा का मॉडल उनके मॉडल से मैच करता हुआ है. ओके, सो इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट लिखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. यहां से अच्छा 1919 से पहले एक और चीज हो गई है, वो क्या, इसी बीच में हमारे पास बहुत मेजर चीज होती है दुनिया में, वर्ल्ड वॉर, लड़ाई. दो सुपर पावर्स आपस में भिड़ चुकी हैं. अब इस लड़ाई का क्या कंक्लूजन निकलता है, लड़ाई का ये कंक्लूजन है कि 1914 में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है और 1919 तक हमारे पास वर्ल्ड वॉर चल रहा है. बट द मेन थिंग इज इंडियंस तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते अपने विल से. भैया दो बंदे लड़ रहे हैं, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा कि मैं बीच में चला जाऊं? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट द थिंग इज, क्योंकि हमारे ऊपर राज कर रहे हैं इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स अगर वॉर में इंक्लूड हुए तो हम भी इनडायरेक्ट वे में इंक्लूड हो गए. और आपको पता होगा दरबिंदर सिंह, जो हमारे पास उत्तराखंड के लिए आप पढ़ते भी हैं, क्रॉस विक्टोरिया मेडल पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही लेकर आते हैं. तो यहां से बंदे एक्सपोर्ट हो रहे हैं वहां पर.
और हमारे तो वेदों में भी लिखा हुआ है कि अगर आप समुंदर पार कर जाते हैं तो आप हो जाइए विदेशी। तो हमारा तो यहाँ धर्म भी खत्म, कल्चर भी खत्म, इंसान तो वैसे ही खत्म। तो इस चीज से कि इंडियंस बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं। इंडियन इस तर्ज पर नाराज हो चुके हैं कि गवर्नमेंट, जब कांग्रेस का सेशन 1916 का होता है, तो जो मॉडरेट हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो एक साथ अमेलगमेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं दोबारा एसी मजूमदार की अध्यक्षता में। अगेन द थिंग इज, यहां पर देश भी एकत्रित हो रहा है। देश के साथ साथ आपको पता है कि इस टाइम पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक फीलिंग चल पड़ी है, एक इनकम्पिटेंसी जो हमारे पास जनरेट हो चुकी है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो चल रही है। अब वर्ल्ड वॉर में भी ये हार रहे हैं। अब इन्होंने कहा अगर हम वर्ल्ड वॉर जीतेंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छा एक एक्ट लेकर आएंगे जिसमें आप अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे और खुद ही इंट्रोड्यूस करके आगे की तरफ मूव करेंगे। सो इन्होंने लॉलीपॉप दिया एक तरीके से इंडियंस को, और हमें अच्छा लगा वो। तो इसको बताने के लिए वो लेकर आते हैं अगस्त डिक्लेरेशन। ठीक है, कि ऐसा होगा, आइडियल कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन में बोला। इन्होंने ये भी बोला कि हम एक तरीके से आपको लिबरेट करने की कोशिश करें, बट द थिंग इज इन्होंने टाइम पीरियड नहीं दिया। कब करेंगे, वी डोंट नो। देखो जैसे मैं बोलूं कि यार तुम एक दिन सक्सेसफुल बन जाओ, वो सबको पता है मैं बन जाऊं, लेकिन विद इन अ टाइम पीरियड बताओ तो बात है ना। आप किसी पंडित के पास गए कि भैया आपकी हाथों की रेखाएं बहुत अच्छी हैं, आप एक दिन पक्का सक्सेसफुल बनोगे। भाई तो डेट बताना कब बनूंगा। हर किसी को यही होता है। सेम चीज यहाँ पर है। उन्होंने बोला कि हम आपको एक तरीके से लिबरेट कर देंगे, लेकिन कोई समय नहीं बताया। तो इंडियंस अगेंस्ट में चले। अभी क्या हो रहा है, अभी हम विद इन द कांग्रेस सेक्शन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी साथ आ गए हैं। और 1919 का जो खिलाफत मूवमेंट हो रहा है हमारे पास इराक ईरान साइड पे, इसके बाद गांधी जी ने इसको भी अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और अपना नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट कर दिया। तो वो भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो अब ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है, और ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि इनको कुछ ना कुछ दिया जाए। तो इन्होंने बहुत परफेक्ट एक्ट दिया, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लिखिए इसके ऊपर। कहानी समझ में आ रही है ना, बीच में कोई ऐसा तो नहीं है डिसकंटिन्यूटी हो रही है, सब कुछ कंटिन्यूटी में चल रहा है। गॉट इट। लिखिए। अच्छा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड was the governor general at this time. Chelmsford, Chelmsford. Chelmsford was the governor general of this time. लिखिए। On August 20, 1917, on August 20, 1917, the British government aimed to gradually introduce the British government aimed to the British government aimed to gradually introduce a responsible government in India, a responsible government in India। नेक्स्ट चीज में लिखिएगा। अब देखो समझो, अब उन्होंने कहा कि हम एक अच्छा एक्ट आपको देंगे। एक अच्छा एक्ट तभी होगा जब हम अपनी पॉपुलेशन को खुद ही कंट्रोल करेंगे, खुद ही एडमिनिस्टर करेंगे, खुद ही लॉ एंड ऑर्डर चलाएंगे। अब उन्होंने कहा क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम आपके साथ पहले डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे। लाइक जो प्रोविजंस हैं वहीं का एडमिनिस्ट्रेशन आपको देंगे। और वहां पर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको दे देंगे, कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। लाइक एजुकेशन हो गया, लाइक जो हमारे पास सैनिटेशन हो गया, लाइक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो उनके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने इंडियंस को दिए। अब जो इंडियंस को दिए, यहां पर भी दो चीजें हो जाती हैं। एक वन होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक होता है रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड वो है जो उन्होंने अपने पास रखे हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर्ड वो है जो उन्होंने इंडियन काउंटर पार्ट को दे दिए, जो कि लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है और उनके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो उन्होंने देखा कि क्या आप संभाल सकते हैं, और अगर संभाल लेंगे तो आने वाले समय में हम आपको अच्छी पोस्ट देंगे। ठीक है, लिखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट।
अच्छा याद रखिएगा, यूपीएससी के 2022 के पेपर में आए हैं अभी रिसेंटली, 2 साल पहले। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेड बाय, एडमिनिस्ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल, एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट, अंडर अंडर devolution rule, under devolution rule। डन। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, diarchy was diarchy was introduced in provisions, diarchy was introduced in provisions, diarchy was introduced in provisions and subject are divided among, and subject are divided among, first point, reserved, divided among, first point, reserved, रिजर्व के आगे लिखिएगा, गवर्नड बाय गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नड बाय गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, मैनेज विद लेजिस्लेटिव काउंसिल ओवरसाइट, डन, मैनेज विद लेजिस्लेटिव काउंसिल ओवरसाइट। ओके, सो कीप इन माइंड, अब मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ड मैंने यूज किया था, डायरकी। व्हाट डू यू मीन बाय डायरकी? इट्स समवट लाइक कि सिस्टम ऑफ टू, मतलब यहाँ पर हमारे पास जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है एट द सेंटर लेवल, अगेन स्टेट में भी होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ठीक है। अब यही चीज मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटर में अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी उनके पास लोकसभा है, कोई राज्यसभा का प्रावधान नहीं है। बट उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर इंडिया में स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की कोशिश करी। जैसे अभी हम बोलते हैं कि अभी भी 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है। जैसे हमारे स्टेट नेशनल लेवल पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों है, सिमिलरली स्टेट में अगर 2 असेंबलीज हों तो उसे बोला जाएगा डयार। अगर स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पे हो तो हमारे पास डायर की वो भी होगी एट द सेंटर लेवल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई सेंट्रल लेवल पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई प्रोविजन लेवल, स्टेट्स के अंडर। ओके। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये भी याद रखेंगे कि डायरकी जो स्टेट में इंट्रोड्यूस हुई थी उसको एबॉलिश कर दिया गया। तो इट्स एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ओके, लिखिए, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, legislative structure, replace the Indian Legislative Council with bicameral legislature, replace the Indian Legislative Council with bicameral legislature, upper house, that is known as Council of State, upper house known as Council of State, and lower house known as Legislative Assembly, legislative assembly। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, और जो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। आज के टाइम पीरियड पे भी यही होता है। सॉरी, नेक्स्ट लिखिए,
Indian representation include Indian representations include three members. Indian representation includes three members in Viceroy Executive Council, in Viceroy's Executive Councils. ओके, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है, लिखिएगा। सेपरेट इलेक्ट्रोल इज एक्सटेंडेड फॉर, सेपरेट इलेक्ट्रोल इज एक्सटेंडेड फॉर, पॉइंट वाइज लिखिएगा। फर्स्ट इज सिख, सेकेंड इज इंडियन क्रिश्चियंस, थर्ड इज एंग्लो इंडियंस, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, एंड फोर्थ वन इज यूरोपियन। डन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर किसी को वोटिंग का राइट था, तो इसमें स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। फ्रेंचाइज लिमिटेड टू प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन क्राइटेरिया। इवन यू शुड अवेयर अबाउट द फैक्ट यार कि 1935 के एक्ट में भी जब हम एडल्ट सफरेज बोलते हैं, तब भी सिर्फ 9% के आसपास लोगों के पास वोटिंग राइट था 1935 के एक्ट में। तो हर किसी के पास वोट देने का राइट नहीं है। वोट भी सिर्फ एजुकेटेड पर्सन्स के लिए है, या फिर जिसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है उसके लिए है, या फिर जो टैक्स बहुत ज्यादा पे करता है उसके लिए है। ओके। फ्रेंचाइज लिमिटेड टू प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया। स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। सेपरेट प्रोविजनल बजट, सेपरेट प्रोविजंस, प्रोविजनल बजट, प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। एक और स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। हाई कमीशन फॉर इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन लंदन, हाई कमीशन फॉर इंडिया established in London, transferring certain power from Secretary of State, transferring some power from Secretary of State for India. ओके, देखो याद रखिएगा, वहीं पर एक किनारे पे ब्रैकेट बना के लिखिएगा, ली कमीशन। कई किनारे पे मतलब ली कमीशन। अच्छा, ली कमीशन सिर्फ आपको इस तरीके से याद रखना है, यूपीएससी के फॉर्मुलेशन के पीछे है ली कमीशन। तो ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्मुलेशन होता है। बट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं 1919 के एक्ट की, तो इन्होंने बोला कि एक ओपन कंपटीशन का जो एग्जाम है वो इंडिया में भी होना चाहिए। तो 1926 में कहीं ना कहीं हमारे पास इंडिया में एग्जाम होता है, इलाहाबाद हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाता है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग यूपीएससी और कमीशंस के नाम आ जाए, तो ली कमीशन शुड बी देयर, और दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, अब एक नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए उसको। It provided for establishment of public service commission. नहीं 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 नहीं, डिफरेंस दूसरा है। हाई कमीशन क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कुछ पावर लेकर हाई कमीशन को दे दी गई। अब नया है कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा। देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। Thus, Central Public Service Commission was created. Thus, Central Public Service Commission was created in 1926. Central Public Service Commission (CPSC) was created. इसी को आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाएगा, बट क्योंकि पॉलिटी ही पहले हो रहा है, इसलिए मुझे 4-5 कहानियां भी बतानी पड़ रही हैं और साथ में पॉइंट्स भी लिखवाने पड़ रहे हैं। और ये आपको शायद आपके यूके वाले सर भी इसको बहुत बेटर तरीके से समझाएंगे, नरेंद्र मंडल, क्योंकि ये भी हमारी जो विरासत थी, टीरी विरासत जो थी,
इसको भी लिबरेट करने के लिए हमारे पास मंडल्स का कमीशन हुआ है, और इन्हीं मंडल्स की वजह से हमारे पास जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां से इंडिपेंडेंस को हम गेन कर पाए हैं। ओके, सो राइट अबाउट इट प्रपोज्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस। It proposed establishment for a chamber of prince, which is called Narendra Mandal, which is called Narendra Mandal, which is formed in 1921, which is formed in 1921 with 120 members, with 120 members, with 120 members. So एक लास्ट पॉइंट इसमें ऐड करके भी लिखिएगा, mandate a statutory commission to mandate to mandate a statutory commission to review its effectiveness after 10 years, after 10 years। डन हो गया? ठीक है, तो अब ये समझते हुए चलिए कि इसी की वजह से इसी को एडमिनिस्टर करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया है। कहाँ गया, कहाँ गया? ये साइमन कमीशन ऐसे गायब हो गया, होना चाहिए था। तो साइमन कमीशन देखो, लिखवाने के लिए मैं पूरा लिखवा सकता हूँ, बट अगेन इट्स पार्ट अंडर योर हिस्ट्री, तो हम यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ। साइमेज कमीशन हमारे पास 1927 में इंट्रोड्यूस मतलब आया था। इसके आने के पीछे रीजन ही यही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कितना कारगर साबित हुआ है, कितना इफेक्टिव साबित हुआ है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। बट देखो, कोई भी एक सिंगल फिनोमिना नहीं होता है, कोई भी एक सिंगल कारण नहीं होता है कि हमारे पास 1919 में एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो कहीं ना कहीं 1929 में इंट्रोड्यूस होना चाहिए था इस इफेक्ट को, इस कमीशन को, लेकिन 1927 में ही इसको फेंक दिया गया, भेज दिया गया। द रीजन बिहाइंड इज वहां पर हमारे पास लिबरेटर्स की और हमारे पास जो हमारे पास मजदूर संघ है उनके बीच में इलेक्शंस को लेकर टर्मोइल चल रहा था। तो अपनी सरकार को अच्छा दिखाने के लिए 2 साल पहले ही ये कमीशन भेज दिया गया है। ठीक है, तो वहां की वजह से मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो 1927 में हमारे पास साइमन कमीशन आता है। इसमें हमारे पास 3 मेंबर्स होते हैं और तीनों ही जबरदस्त मेंबर्स होते हैं, और जो अध्यक्षता में काम करते हैं डेट इज द सर जॉन साइमन। इसने अपनी रिपोर्ट इंट्रोड्यूस करी 1930 में, 1930 में। 1930 में इन्होंने जब रिपोर्ट दी तो उसमें बोला कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। एंड दयारकी को इन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने बोला कि सेंट्रल लेवल पे नहीं होनी चाहिए, मतलब स्टेट लेवल पे नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ाने के लिए जो आप मेंबर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश इंडिया के स्टेट में अभी भी हैं उनके ऊपर मोनोपोली बहुत ज्यादा एक्सपेंड करनी चाहिए, मतलब राजा को राजा के पद से हटा दो, वहां पर एक अपना बंदा बिठाओ, कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी मेंबर इंडियंस नहीं था और इंडिया ने इसे बायकॉट किया था, तो खाली इसकी तर्ज पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं बन सकता था, ऑल दो ये इंडियंस के लिए बन रहा है। और इन्होंने बातें भी सही बोली है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करने के साथ बात बोली है, लेकिन सिर्फ इसके प्रोविजन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास राउंड टेबल्स होते हैं, राउंड टेबल 1, राउंड टेबल 2 एंड राउंड टेबल 3। तीनों राउंड टेबल्स हमारे पास कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तीनों हमारे पास राउंड टेबल कंप्लीट होते हैं। इसके बीच में ही हमारे पास व्हाइट पेपर रिलीज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के थ्रू, और इन 5 डॉक्यूमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस होता है।
और ये सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसको हम बहुत डेप्थ में, मतलब जितना भी हम देख सकते हैं उतनी डेप्थ में हम इसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने हमारे देश का बंटवारा किया है। अगर आप सोचो कि 1947 के एक्ट के थ्रू ही रेडक्लिफ ने इंडिया पाकिस्तान को बांटा था, हाँ आप सही सोच रहे हैं, बट उससे पहले हमारे पास इंडिया म्यांमार से अलग हो चुका है 1935 के एक्ट के थ्रू, जिसमें बोला गया कि वो देश ही अलग होगा, उसके लिए संविधान भी अलग बनाएंगे। ठीक है, लिखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो कौन थे इसके इस टाइम पे गवर्नर जनरल? कौन थे इस टाइम पे गवर्नर जनरल? विलिंगडन, देखिएगा, लॉर्ड विलिंगडन वॉज द गवर्नर जनरल एट दिस टाइम। विलिंगडन, WILLING, विलिंगडन, DON। डन, नेक्स्ट लिखिएगा इसी के अंदर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, GOI लिखेंगे अब, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरा नहीं लिखेंगे, GOI 1935 mark a significant step towards a responsible government, mark a significant step towards responsible government। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। comprising 321 section and 10 schedule, comprising 321 sections and 10 schedules। लास्ट ईयर की बात है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ऑल इंडिया फेडरेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के अंडर है, वो आ पाई या ना आ पाए, मतलब वो हो पाया या नहीं हो पाया। जिक्र किया गया था मगर वो हो नहीं पाया। उसके पीछे का रीजन ये था कि फेडरेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं और हम बात करते हैं यूनियन की। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, लास्ट ईयर का क्वेश्चन, मतलब लास्ट ईयर के पेपर में रखा हुआ क्वेश्चन है, तो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एम टू स्टैब्लिश एन ऑल इंडिया फेडरेशन, aim to establish an all India federation with provinces and princely state, with provinces and princely states, but it failed due to non-participation. It failed due to non-participation. It failed due to non-participation from the princely states. From the princely states. Most important है, सारी चीजें most important है इसकी, ठीक है। Powers was divided into three list. Powers was divided into three list. Federal list comprising 59 items. Federal list comprising 59 items. लगता है आपका बैच वहां से छूट गया है। 59 items. Provincial include 54 items, and concurrent include 36 items. Include 36 items. Okay, this was the question which was asked in UPSC again in 2012. So वहां का फैक्ट वाला क्वेश्चन पीसीएस का फेवरेट पार्ट होता है, तो कभी भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कब कब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ आपको। नेक्स्ट लिखिए, इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, introduced provincial autonomy,
और इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट सेंटर, इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट सेंटर। डन। नेक्स्ट लिखिएगा। established bicameral established bicameral in 6 provinces, established bicameral in 6 provinces। बाइकैमल लेजिस्लेचर, बाइकैमल का मतलब ही यहाँ पर लेजिस्लेचर है। बाइकैमल लेजिस्लेचर इन 6 provinces। नाम नंबर वाइज लिखिएगा। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास बिहार, असम यूपी, असम यूपी। नेक्स्ट वन, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरल फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। इंट्रोड्यूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरल फॉर depressed classes including women and laborers, including women and laborers। डिप्रेस्ड का मतलब यहां पर एससी से है। ओके। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज टू 14%। नेक्स्ट लाइन, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज टू 14% एंड स्टैब्लिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 14 एंड क्रिएट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिखिएगा। स्टैब्लिश फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विसेज, established provincial and federal public services and a federal court, and a federal court। ये लिखा है, ठीक है। established federal and provincial public service commission and federal court in 1937। ओके, ये देखो यहाँ पर मैंने लगभग लगभग इस पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है फैक्ट वाइज। ओके, ये एनसीईआरटी है, कल भी मैंने बताया था। आप ले लीजिएगा जब आपको समय मिलेगा, ठीक है, जब आप टेक्स्ट करेंगे तब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा। बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड टू न्यू प्रोविजंस, provinces not province, new two provinces was created, that is Odisha and Sindh, Odisha and Sindh। लास्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। इंट्रोड्यूस सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटी सेक्शन, इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूस सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटी sections interest and establish a federal railway authority, and establish a federal railway authority। An auditor general was appointed for authority, an auditor general was appointed for financial oversight, फाइनेंशियल ओवरसाइट। डन। सो आज एक और एक्ट खत्म कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके ओके, एक सेकंड देखिए, यहाँ पर देखिएगा। तो जब यहाँ पर हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंप्लीट होता है, तब हमारे पास 1937 में कांग्रेस की गवर्नमेंट रिजाइन कर देती है। 39 आते आते तक पूरी तरीके से रिजाइन हो चुका होता है। अब इसके बाद हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगेन उन्होंने इंडियंस को इंक्लूड कर दिया विदाउट द परमिशन ऑफ इंडियंस। अब अगेन इंडियन को लॉलीपॉप देना था उन्होंने, एक लॉलीपॉप वो देकर बैठे थे हमारे पास अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में। अब उन्हें दोबारा इंडियंस का पार्टिसिपेशन चाहिए और इंडिया की विल के साथ चाहिए, तो वो लेकर आते हैं मिशंस कि भैया आप हमारा साथ दो और समय के बाद बाद हम आपका साथ देंगे। तो क्रिप्स मिशन आता है हमारे पास 1942 में। अगेन इट्स अ हिस्टोरिकल पार्ट, हिस्ट्री में ही आपको समझाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में और क्रिप्स मिशन में जो अलेक्जेंडर नाम के पर्सन है वो दोनों सेम ही हैं।
कैबिनेट इसलिए बोला जाता है या कैबिनेट के मेंबर्स आए थे, क्रिप्स मिशन इसलिए बोला जाता है कि वो क्रिप्स की अध्यक्षता में किया गया था। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास लास्ट वन एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ लास्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि पार्टीशन हो चुका है। पार्टीशन के लिए जो डेट बोली गई थी 3 जून 1947 के बाद आप कभी भी करवा लीजिए, लेकिन हमने 15 ही, मतलब ब्रिटिशर्स ने 15 ही अगस्त चुना। इसके पीछे का रीजन है हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर हुआ हुआ बम्बार्डमेंट। 6 तारीख और 9 तारीख को उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ था। 6 + 9 = 15। दैट्स वाई 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस दी गई। मतलब क्या है कि उन्होंने ना चाहते हुए वर्ल्ड को डिवाइड करने की कोशिश करी। जब जापान रो रहा होगा, इंडिया आज़ादी मनाएगा, पाकिस्तान आज़ादी मनाएगा, ये एक माइंड में उनके रखा हुआ था। ओके, लिखिए। Okay, who is the viceroy at this time? Mountbatten. Okay, okay. Lord Mountbatten was the viceroy at this time. Independence Act 1947. Presented by Lord Mountbatten on June 3, 1947. Presented by Lord Mountbatten on June 3, 1947. Accepted by Congress and Muslim League. Accepted by Congress and Muslim League. लिखिएगा। Create two independent dominions. Create two independent dominion, India and Pakistan, with the right to exit India and Pakistan, with the right to exit the British Commonwealth, बट किसी ने एग्जिट किया नहीं है। ठीक है, इवन वी आर द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ सिंस 1942, 46 में ऑफिशियल राइट टू एग्जिट द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट लिखिएगा। एबॉलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय। Abolition of the office of Viceroy and introduced Governor General for each dominion. And introduced Governor General for each dominion. The Secretary of State for India role. The Secretary of State for India role was abolished. Was abolished. Done. So, एक लास्ट लाइन और लिख लीजिए। Lord Mountbatten became the first Governor General of India. Okay. Lord Mountbatten became the first Governor General of free India. The Constituent Assembly formed in 1946 became the Parliament of India. The Constituent Assembly formed in 1946 become the Parliament of India. Done. So basically एक बार आप इसको भी पढ़ेंगे। ये मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि किसके पास इंटरिम गवर्नमेंट में क्या था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक लास्ट में एक चार्ट पेपर बनाएंगे जिसमें घर से आप ये करके लाएंगे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में ये सब कुछ बना हुआ है। ये पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप घर से बना के लाएंगे। तो सी यू सुन, सी यू टुमारो, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास है। कल से आपकी कौन सी क्लास है? कल से आप लोगों की कौन सी क्लास है?